तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर केमिस्ट्री की बात करें आप क्लास 10th की, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे अगर आप साइंस लेते हो तो आपको 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है। तो उसका एक ये बेस सेट करता है। अगर अभी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, तो आपको आगे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मैं अपने तरफ से ट्राई करूँगा कि सब चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें, और ताकि हम उसके ऊपर एडवांस लेवल पे जा सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम लोग जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के स्टडी से, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर उसके पहले हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप वो प्लीज़ देख लेना। पर अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं एक बार दोबारा रिकैप भी करा देता हूँ, क्योंकि मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक का भी कुछ हद तक। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि अभी आपको ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया था आपको? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी एलिमेंट लिया हमने, कौन-सा? जैसे कि सोडियम ले लिया सपोज़, एटॉमिक नंबर उसका 11, ठीक है? 11 की फिलिंग हम कैसे करेंगे शेल्स में? 11 की फिलिंग ऐसे करेंगे 281 करेंगे, ठीक है? अब हम लोग इसको कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? सपोज़ ये सोडियम है, ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर ये सेकंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो थर्ड शेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो कि क्या किया मैंने। अब देखो, अगर ये सोडियम जो है एलिमेंटल स्टेट में एज़ इट इज़ रिएक्ट नहीं कर रहा, तब तो वो ऐसे ही एग्ज़िस्ट करेगा। पर आपको पता है कि अगर सोडियम को बॉन्डिंग करनी है, अगर सोडियम को बॉन्डिंग करनी है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, कोई कंपाउंड बनाना है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके कोई कंपाउंड बनाना है, तो सोडियम कैसा एग्ज़िस्ट करता है आपको पता है? Na+1 होता है। तो ये Na+1 और ये +1 का चार्ज कहाँ से आया? हमने फिलिंग कैसे की थी? 281 किया था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो। हमें बस इस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, जो आउटर मोस्ट हो, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। अब देखो, अगर इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो वो एज़ इट इज़ Na के फॉर्म में नहीं कर सकता है। क्यों? हमें पता है ऑक्टेट रूल नाम का चीज़ होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता था? कि आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल शुड कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल ये कहता था स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है? तो अगर सोडियम को ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर यहाँ पे देखो क्या केस है, यहाँ पे पहले 2 है, फिर 8 है, और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन है, पर हमें चाहिए कितने थे? इसे 1 को हमें 8 बनाना है, तो कैसे हम 8 बना सकते हैं? इस 1 को 8 बनाने के लिए हम यहाँ पे +7 कर सकते हैं, +7 इलेक्ट्रॉन। पर +7 इलेक्ट्रॉन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? आप खुद सोचो, आपके पास 1 टॉफ़ी है और आपको टोटल 8 टॉफ़ीज़ चाहिए, तो आप 60 टॉफ़ीज़ माँग पाओगे? कोई देगा आपको 60 टॉफ़ी? आपको कहेगा कि खुद तो तुम्हारे पास 1 ही टॉफ़ी है और तुम्हें चाहिए 60 टॉफ़ी। पहले तुम्हारे पास खुद एक कुछ लेवल का होता है, तुम्हारे पास 5 या 6 होता तो भले हम 1-2 दे देते। तुम्हारे पास 1 ही और तुम्हें 8 बनाना है, और तुम्हें 7 क्यों दें हम? ये तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। और एनर्जी इसमें कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई ज़्यादा तो देगा नहीं, तो आपको ज़्यादातर लोग के पास जा के एक-एक टॉफ़ी माँगनी पड़ेगी। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सोडियम जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है? पर यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक है कि हमने लिखा है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है? तो ये भी तो कर सकता है कि ये जो सोडियम है, ये कंप्लीटली ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हटा दे, तो आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगा। सपोज़ ये वाला शेल ही हट गया,
तो आउटर मोस्ट शेल तो ये वाला बन जाएगा जो सेकंड शेल था, और सेकंड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा, कि Na था, अब वो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो इस तरीके से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले शेल की बात ही खत्म हो गई, तो कैसे फिलिंग हो जाएगी, 2 और 8 हो जाएगा। और क्योंकि एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन कितने होते हैं एक एटम में? प्रोटॉन जो होते हैं हमेशा इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, हमेशा इक्वल टू कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने रहे होंगे सोडियम में? एटॉमिक नंबर 11 था, तो इक्वल टू एटॉमिक नंबर 11 रहे होंगे। ठीक है, पर अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पहले तो 11 थे, अब कितने हो गए? एक हमने हटा दिया 11 में से, एक ये हटा दिया, तो अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे अनबैलेंस हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये जो +1 का चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इस वजह से आया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक से लेके चले हैं, और ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब जो है सोडियम में 2 और 8 है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। अब ये बॉन्ड कर सकता है, कैसे बॉन्ड कर सकता है? सपोज Na+ था, अब ये बॉन्ड कर जाएगा Cl- से, क्या बना देगा? NaCl बना देगा। ठीक है, तो Na हमने देख लिया कैसे बना। अब इसी केस में हम देखते हैं Cl- कैसे बना। ठीक है, तो क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, 17 की फिलिंग कैसे कर सकते हैं? 2 8 10 हो गए, बचे 7। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल याद करो, ऑक ऑक्टेट रूल याद करो। आउटर मोस्ट में कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो क्लोरीन के पास पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे केस उल्टा पड़ जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए क्या ईज़ी पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना या 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ देना? ऑब्वियसली अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 की रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल पास है, इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन के केस में क्या होगा? क्लोरीन है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बना देगा क्लोराइड आयन। और ये माइनस चार्ज क्यों आया आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर 17 था तो प्रोटॉन रहे होंगे 17, मतलब प्लस चार्ज 17 रहा होगा। इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, अब 18 हो गए, तो एक ये नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जाके उसने NaCl बना दिया जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्डिंग। क्या? इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्डिंग। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट गेन या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कंप्लीट गेन या कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 थे इनिशियली, पर एक उसने कंप्लीटली हटा दिया, बिल्कुल हटा ही दिया। अब वो सोडियम उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, हटा दिया और छोड़ दिया उसको। और कंप्लीट गेन, यहाँ पे देखो कंप्लीट गेन, क्लोरीन पे पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, कंप्लीटली गेन किया, 18 हो गए। अब आप सोचोगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैं ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तो आयनिक बॉन्डिंग है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से इसका क्या रिलेशन है? इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सब। इसका रिलेशन बिल्कुल सीधा-सीधा है। क्यों रिलेटेड है ये? अब देखते हैं। देखो, तो जनरली ऐसा पाया गया है, अगेन मैं कह रहा हूँ जनरली, क्योंकि आपको डी ब्लॉक अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत एक्सेप्शन है। जनरली क्या पाया गया है कि जिनके आउटर मोस्ट में, जिन भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? तो वो क्या करेगा? वो लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन, लूज़ इलेक्ट्रॉन कर देगा और वो पॉज़िटिव स्टेट में आ जाएगा, मतलब कैटायन बना देगा। जैसे कि 1 के लिए सोडियम, 2 के लिए मैग्नीशियम 2+, 3 के लिए क्या होता है? एल्यूमीनियम 3+। ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अगर आउटर मोस्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तो वो क्या करेगा? गेन इलेक्ट्रॉन कर देगा। कैसे? जैसे 5 में सपोज़ जैसे 5 में नाइट्रोजन है, तो 3 माइनस अगर कर दिया उसने, ठीक है? जनरली ऐसा होगा नहीं नाइट्रोजन के केस में, पर हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले ले लिया
ठीक है, ऑक्सीजन 2 माइनस, 6 का एग्जाम्पल, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और ले लिया तो फ्लोरीन माइनस। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स कवर हो गए। 1 2 3 कवर हो गया, 5 6 7 कवर हो गया, बचा क्या, 4 और 8। 4 और 8, ठीक है। 8 का भी फंडा क्लियर है, 8 में तो पहले से ही 8 है इलेक्ट्रॉन, कैसे, जैसे नोबेल गैस, नोबेल गैस, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, तो बाहर पहले से ही 8 है उसमें, तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है। ये पूरी क्वेस्ट, ये पूरा एफर्ट दे क्यों रहे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबेल गैस का पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्यों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बचता है कौन सा, अब यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनिक से कैसे रिलेटेड है। अब बचता है यहाँ पे नंबर 4। तो ऐसे एलिमेंट क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऐसे क्या करेंगे जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, हमने देख लिया कि अगर 4 से कम हो तब तो वो लूज कर देगा, इजी पड़ेगा उसके लिए, बॉन्डिंग कर लेगा। 4 से ज्यादा वो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग कर लेगा। 4 तो बॉर्डर लाइन था, तो जो एग्जैक्टली बॉर्डर लाइन पे होगा वो क्या करेगा, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि 8 तो करना था उसको कंप्लीट। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ना वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप पूछोगे कि फिर वो क्या करेगा, तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, और इस एग्जाम्पल को देखने के लिए मैं बनाने वाला हूँ एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है अभी हम देखते हैं। आपने कंपाउंड सुना होगा मीथेन, सपोज मीथेन CH4, कैसे, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, मीथेन CH4, सिंपल सा कंपाउंड, मैंने एग्जांपल लिया है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि ये केमिकली ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होगा, क्या बना होगा, कैसे बना होगा सॉरी सॉरी। तो हम देखते हैं, देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। फिलिंग कैसे होगी, 2, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम बना देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ले लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कुछ यहाँ पे ज्यादा सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि 8 कंप्लीट होनी चाहिए, तो ऑक्टेट रूल ने कभी भी ये कहा है क्या कि जो 8 है वो टोटली आपके होने चाहिए, या फिर टोटली आपने लूज किया हो या गेन किया हो, ऐसा ऑक्टेट रूल ने कभी नहीं कहा है। ऑक्टेट रूल ने कहा है कि बस 8 होने चाहिए। ठीक है, 8 होने चाहिए, आपका पूरी तरीके से उस पर ओनरशिप हो, आपने कंप्लीटली उसको एक्वायर किया है, ये कभी नहीं कहा है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, क्लेवर है, तो वो अपना दिमाग यूज करेगा, वो कहेगा मेरे पास 4 है, बीच में हूँ मैं अगर 4 लूज करने जाऊंगा तब भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, मैं अगर 4 गेन करने जाऊंगा तब भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी क्यों खर्च करना है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 4 तो पहले से ही है, और मैं शेयरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कार्बन क्या सोचेगा कि मैं शेयरिंग कर लेता हूँ, ये बेटर रहेगा, मैं थोड़ा थोड़ा ले लूंगा सबसे, मैं कंप्लीटली अपना लूज भी नहीं करूंगा, तो मेरे पास पहले से भी है, मुझे सबसे एग्जैक्टली पूरी तरीके से एक्वायर भी नहीं करना पड़ेगा, शेयर कर लूंगा, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो अब देखो कैसे शेयरिंग होती है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ग्रीन वाला है। अब उसका क्या करेगा, इसने 4 हाइड्रोजन बुला लिया और चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 6 7 8, अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 कार्बन के खुद के थे और 4 हाइड्रोजन बुला लिए, और हर हाइड्रोजन में 1 1 इलेक्ट्रॉन था। तो अब क्या किया इसने, कार्बन ने क्लेवरनेस दिखाई और इसको शेयरिंग में ले लिया है, किसको, चारों हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन को। अब ये ब्लू जो सर्कल बनाया मैंने, इसके अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। और अब हाइड्रोजन का केस अगर हम देखें, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, ड्यूप्लेट होता है, हाइड्रोजन हीलियम में ऑक्टेट रूल नहीं होता, ड्यूप्लेट रूल होता है, ड्यूप्लेट रूल होता है इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम में, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले शेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। ठीक है, ड्यूप्लेट रूल है। तो हाइड्रोजन इस वाले पे देखें अगर,
तो यहाँ से इसने कार्बन के भी शेयर किया इलेक्ट्रॉन और एक अपना खुद का था, एक पर्पल एक ग्रीन है, तो इसने दोनों का शेयर किया है, तो मतलब कार्बन का भी शेयर किया अपना भी किया, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट। यहाँ पे देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसने भी यहाँ से कार्बन से शेयरिंग किया, इसका डुप्लेट कंप्लीट और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी खुश, कार्बन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कार्बन भी खुश, दोनों स्पीशीज दोनों एलिमेंट खुश हो गए। तो ये दोनों खुश है, तो ये बॉन्डिंग जो है इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? इस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग कह देंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। उसको क्या बोला था जहाँ पे कंप्लीट लॉस और गेन हो रहा था? उसको बोला था इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक, और इसको क्या बोल रहा है? कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट। जो वैलेंसी है कोवैलेंट, मतलब बाकी के साथ वो अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है शेयर करके। यहाँ पे खास बात यह है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कार्बन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बना रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और केमिकली कैसे लिख सकते हैं इसको? CH4 लिख देंगे केमिकली। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कोई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एग्जांपल ले लें, CO2 का एग्जांपल ले लें। ठीक है, CO2 का एग्जांपल लिया है, कार्बन जल्दी जल्दी करता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पे, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, 2,6 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे रखेगा? सॉरी, इसको आप अगर ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिप्रेजेंटेशन इजी पड़ जाएगी आपके लिए। 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 और 2 6, 2 ऑक्सीजन है, CO2 हम लोग देख रहे हैं, तो एक और बनाएंगे इधर, 2 2 4, इस साइड लिखे अगर इजी पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दोबारा से, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा? दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर दोनों ऑक्सीजन से, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन बीच में खुद के हैं ग्रीन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ब्लू इधर से, तो इसके पास 4 तो अपने थे और 2 4, दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास खुद के हैं, इसको कितने चाहिए? और कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करना है ताकि 8 कंप्लीट हो जाए। तो ये देखो ब्लू सर्कल में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस साइड भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे एक इस इंटरेक्शन होगा, एक ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एक ये इंटरेक्शन है, यहाँ पे ये इंटरेक्शन है, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैसे था। सिंगल बॉन्ड में क्या हुआ था? यहाँ पे देखो मीथेन के केस में एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने सामने रखे थे, क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड का इंटरेक्शन करवाना था, तो हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड बना था। यहाँ पे क्या है? दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन सामने रखे हैं शेयरिंग के लिए, कि मैं आपको 2 शेयर करूंगा, आप भी 2 शेयर करो, तो यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड। और सपोज हम लोग ऐसे देखें ट्रिपल बॉन्ड का केस, जहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, तो किसके बीच में होता है? N2 के बीच में होता है, आपको पता है। ऐसे नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो हम कैसे इसको बना सकते हैं? हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 और 4 और 5, और यहाँ पे भी अगर हम लोग बना दें 1 2 3 4 और 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 8 टोटल चाहिए, तो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए? 5 पहले से है, 8 कंप्लीट करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए। नाइट्रोजन कैसे करेगा 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? 5 अपने पास खुद के थे, 3 उसको दूसरे से शेयर करना है, 5 उसके पास खुद के थे, 3 उसको दूसरे से शेयर करना है। दोनों सर्कल में येलो वाले में नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे खास बात क्या है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन है, कितने शेयरिंग में रिक्वायरमेंट पड़ी थी? 3 की पड़ी थी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो 4 इलेक्ट्रॉन की पड़ी थी मीथेन के केस में, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन एक ही सॉरी
एक इलेक्ट्रॉन एक ही हाइड्रोजन से ले रहा था, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है। ये आप नहीं कह सकते कि 4 बॉन्ड बना है, ये बिल्कुल गलत है। कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। मैक्सिमम जो बॉन्ड होती है वो 3 तक जा सकती है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चौथा ऐसा बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, पर उसने 4 हाइड्रोजन भी लाया ताकि सबसे एक-एक ले, तो बॉन्ड तो सिंगल ही बना। यहाँ पे भी कार्बन को रिक्वायरमेंट तो 4 की ही रहेगी क्योंकि अंदर 4 है, पर यहाँ पे 2-2 लिए हैं, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के केस में 3 चाहिए था, पर उसने एक ही से 3 ले लिया है नाइट्रोजन एटम। एक ही नाइट्रोजन एटम से 3 ले लिया उसने, ट्रिपल बॉन्ड। और कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे N2, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे CO2, वो क्या था मीथेन CH4। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लिया हमने। कार्बन का हमने केस देख लिया कि कार्बन को क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग की जरूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ऐसा है कि वो बीच बॉर्डर पे लाई करता है, ना वो कंप्लीटली लूज कर सकता है ना वो कंप्लीटली गेन कर सकता है। तो उसने एक बीच से पाथवे निकाल लिया कि हम शेयर कर लेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए शेयरिंग के हिसाब से जो बॉन्डिंग होगी उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। और इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा, ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप अपने बुक में एक बार रेफर कर लेना। आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। एलोट्रोप्स क्या चीज़ है भाई? क्या है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स क्या चीज़ है? एलोट्रोप्स उनको कहते हैं जो एक एलिमेंट के नेचुरली अकरिंग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फिर से सुनो, कोई एक एलिमेंट है तो वो सपोज ए फॉर्म में भी मिल सकता है, बी फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके जो डिफरेंट जितने भी वो अलग अलग वेरिएशन, जितने भी अलग अलग फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है, उनको हम कहते हैं एलोट्रोप। और ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं मतलब कि कार्बन के वो फॉर्म्स पढ़ेंगे जो वो एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। ठीक है, तो क्या क्या है कार्बन के एलोट्रोप्स? 3 एलोट्रोप्स आपको पढ़ने हैं कार्बन के। कौन कौन से 3 एलोट्रोप्स पढ़ने हैं? डायमंड पढ़ना है आपको, ग्रेफाइट पढ़ना है आपको, और एक और पढ़ना है जिसका नाम आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा पर कुछ नहीं है, बक मिन्स्टर मिन्स्टर फुलरीन। बक मिन्स्टर फुलरीन, ठीक है। बस नाम ही कॉम्प्लेक्स है, वैसे कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डिफरेंस। डायमंड आप सबको पता है क्या है? डायमंड आप सबको पता है क्या चीज़ है? ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। डायमंड जो है वो प्योरली कार्बन है। अगर वो नेचुरल डायमंड है 100%, तो वो प्योरली कार्बन है। ठीक है, तो डायमंड का कैसे वो होगा? डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल मतलब 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 है। पर यहाँ पे जो आपको टेट्राहेड्रल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये जो है कार्बन, वो एक बेस बना रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 ये होंगे, 3 नीचे और 1 ऊपर। यहाँ पे एक बेस है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। अब यहाँ से फिर एक टेट्राहेड्रल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। और इस 3D स्ट्रक्चर की वजह से, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से ये बन जाता है क्या? हार्डेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइन और स्ट्रक्चर में इतना कंडेंसली पैक है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट का केस अगर हम लोग देखें, ग्रेफाइट में क्या होता है? हेक्सागोनल रिंग्स होती है। हेक्सागन बनाना आता है आपको? हेक्सागोनल रिंग्स होती है, तो हेक्सागन बना देते हैं। और ये अलग अलग लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसे? एक लेयर ये ऊपर है, ये लेयर 2 है, इनके बीच में ऐसा इंटरेक्शन होता है, एक कार्बन पे इंटरेक्शन होगा। ये जो भी मैं बना रहा हूँ ये सारे कार्बन है। आई होप आपको ये पता हो बेसिक पॉइंट। ये जितने भी हेक्सागन में 6 है तो 6 कार्बन है ये। ठीक है, बीच में इंटरेक्शन होगा इनके बीच में। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाएगा। और इस एक इलेक्ट्रॉन के फ्री की वजह से क्या होगा? कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। हमने ये पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल में एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। आप देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3,
इंटरेक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया, 3 ही तो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसके पास, स्लिपरी है और ग्रेफाइट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? लुब्रिकेंट के यूज़ में। यहाँ पे हम लोग ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हेवी टेम्परेचर के टाइम पे, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। क्यों? लेयर स्ट्रक्चर है, स्लिपरी है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करता है, तो लुब्रिकेंट के लिए। लेयर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, सॉफ्ट है, बाकी सब तो बेसिक चीज़ है, ठीक है? फिर बकमिंस्टर फुलरिन पे आते हैं। बकमिंस्टर फुलरिन में क्या है? एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। कैसे? कुछ तो आपके पास पेंटागन रिंग्स होंगी, ठीक है? और कुछ आपके पास होंगी हेक्सागोनल रिंग्स, ऐसे, ठीक है? तो ऐसे कर के जैसे फुटबॉल में आप देखते हो कि बीच में पेंटागन सा है और फिर बाकी में पूरे में हेक्सागन हेक्सागन। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? स्ट्रक्चर देखने के लिए एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये देखो, बीच में पेंटागन है और फिर उसके बाद कैसा है? हेक्सागन है, फिर हेक्सागन है, फिर हेक्सागन है। ऐसे कर के फुटबॉल का पूरा स्ट्रक्चर है ये, फुटबॉल का पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता है? अपने पास पेंटागनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती है, पेंटागनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती है और ये न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म है। बकमिंस्टर फुलरिन जो है कार्बन का एलोट्रोप न्यूली डिस्कवर्ड है, ठीक है? यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इनमें एरोमेटिक पाया गया है, जिनमें स्मेल की प्रॉपर्टी होती है, उनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है, बाकी आप रेफर कर सकते हो कहीं से भी। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या-क्या पढ़ा? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ा, क्या होता है एलोट्रोप? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। और हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने पूरी बॉन्डिंग पढ़ी, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे डेवलप हुआ है, क्यों डेवलप हुआ है। तो हमने इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में हमने ये पढ़ा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, अगर आपको लगा है कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।